हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन हमारा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के बारे में और प्रेशर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कमिंग ऑन टू प्रेशर, तो जो लास्ट सेशन था हमने उसमें लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था थ्रस्ट के बारे में। यू रिमेंबर व्हाट इज थ्रस्ट? सोचो क्या पढ़ा था? थ्रस्ट एक तरह की फोर्स है जो सरफेस पे परपेंडिकुलर एक्ट करती है। मान लो मेरे पास ये पेन है ना, मान क्या लो मेरे पास एक पेन है और ये सरफेस है। अगर मैं इस पेन को ऐसे रखती हूँ तो जो फोर्स ये इस सरफेस पे लगा रहा है पेन, वो होता है थ्रस्ट। अब थ्रस्ट के इफेक्ट्स होते हैं, हमने देखा था, हमने वो एक लेटे हुए इंसान को देखा था सैंड पे और एक खड़े हुए इंसान को भी देखा था सैंड पे। तो हमने पढ़ा था कि कितना सरफेस एरिया एक बॉडी का एक बॉडी जो है या एक इंडिविजुअल जो है, अगर हम उस वो द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द सैंड एंड हु इज लाइंग ऑन द सैंड, अगर हम उसका एग्जांपल लें तो हमने देखा था कि कैसे सरफेस के मतलब जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है विद द सरफेस, ठीक है, तो ऐसे है या फिर ऐसे है, तो इन दोनों पोजीशन से कैसे जो थ्रस्ट है वो चेंज हो जाता है, यही देखा था। तो ये जो इफेक्ट होता है ना थ्रस्ट का, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो मतलब कि अगर थ्रस्ट ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब जो द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस, इफ इट इज मोर, वी से दैट थ्रस्ट इज मोर सो द प्रेशर इज मोर, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, अगर थ्रस्ट ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा है, अगर थ्रस्ट कम है तो प्रेशर भी कम है। क्लियर, सिंपल। तो यहां पर आता है प्रेशर। प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो वेरी सिंपल, प्रेशर इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे, इफ दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द पेन, वेयर दिस tip is in contact with this surface at this point, तो कितना thrust एक यूनिट एरिया पे लग रहा है, that is called as the pressure, ठीक है। तो प्रेशर को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम आ जाएं अपने फॉर्मूला मैथमेटिकल टर्म्स में, we can write pressure is equal to thrust upon area, ठीक है। तो प्रेशर को हम डिनोट करते हैं T से, और थ्रस्ट, क्योंकि थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक फोर्स है जो परपेंडिकुलर एक्ट करती है ऑन अ सरफेस, ठीक है। तो थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट है एक फोर्स, ठीक है। सो ओके, सो वी कैन राइट इट, थ्रस्ट को हम F लिख देंगे और एरिया को हम A लिख देंगे। सो दिस मीन्स P इज इक्वल टू F अपॉन A। सिंपल, कोई डिफिकल्टी हुई? तो आई कैन से कि इफ thrust, what is the thrust? F acts on an area A, ठीक है। So pressure P is F upon A. Is that clear? समझ आया? सिंपल था। कोई डाउट है तो पूछ लेना आज क्वेश्चन सेक्शन में, या फिर पर्सनलाइज्ड क्लास बुक कर लेना लर्नो हब स्वयं पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्योंकि हम एक टर्म पढ़ रहे हैं, हम एक ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम क्वांटिटीज को लेकर उनको उथल पुथल करके उनके बारे में जान रहे हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द यूनिट्स। क्या यूनिट्स होंगे? तो सबसे पहले क्या रिकॉल करना है? सबसे पहले रिकॉल करना है फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? सो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इन सिंपलर वर्ड्स इट इज P इज इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। तो हमें इस P के यूनिट्स चाहिए। तो फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? सोचो, थ्रस्ट के या फोर्स के क्या यूनिट्स होते हैं? तो उसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन। होता है कि नहीं होता है? ओके, अब एरिया की अगर हम बात करें, देखो जब भी मैंने आपको बोला कि
थ्रस्ट का क्या यूनिट होता है, या फिर फोर्स का क्या यूनिट होता है, या फिर एरिया का। इफ आई एम नॉट स्पेसिफाइंग CGS, यू विल ऑलवेज आंसर टू मी इन SI, ठीक है, ये मेरे साथ तो पक्का है ये, ठीक है। सो इट इज, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होते हैं, पढ़े हैं हमने फिजिकल क्वांटिटीज में, क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। तो क्या यूनिट बना एक प्रेशर का, ठीक है। सो प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इज दैट करेक्ट? दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एक छोटू वाला यूनिट, ठीक है। अब मान लो कि भाई प्रेशर है ही बहुत ज्यादा, कि ये जो यूनिट्स है ना ये भी छोटे पड़ जा रहे हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, अच्छा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज पास्कल, PA जिसको हम डिनोट करते हैं, और इसे हम बुलाते हैं पास्कल। ओके अब अगर मैं बोलूं कि प्रेशर बहुत ज्यादा है और इस क्वांटिटी में, मतलब इस यूनिट में आप इजीली मेजर नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, आप इसको एक बिगर यूनिट में कन्वर्ट करोगे। तो प्रेशर का जो बिगर यूनिट है, सो द बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर, क्या होगा बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर, सो द बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर इज किलो पास्कल, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू, सो इफ आई से 1 किलो पास्कल, तो 1 किलो, किलो क्या होता है, क्या बताया था मैंने कि जब हम किलो की बात कर रहे हैं ना, तो सीधे सीधे कितने जीरोस आएंगे, 3 जीरोस आएंगे, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 1000 पास्कल। सो you have to understand this, you have to remember this, remember again the same thing, remember करने की जरूरत नहीं है, you need to understand it, ओके तो एक बार याद हो जाएगा फिर भूलोगे नहीं। जैसे किलो में कितने जीरोस होते हैं, 3 जीरोस होते हैं, सिंपल, ठीक है। ओके अब क्या आता है, अब जो प्रेशर है ना उसके और भी यूनिट्स है, जैसे हमारे पास आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जो हमारे आसपास हमारा एटमॉस्फेयर है ये भी हमारे ऊपर ना एक प्रेशर बना के रखता है, और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एक्सप्रेस करते हैं इन यूनिट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर, राइट। सो एटमॉस्फेयर इज द यूनिट जिसको हम ATM लिखते हैं, ओके अब यहाँ पर 1 ATM, दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। तो जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाते जाओगे याद होता जाएगा ऑटोमेटिकली। सो अभी इस क्लास में आई डोंट थिंक सो आपको कोई न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत ही सिंपल रहते हैं न्यूमेरिकल्स, तो इस पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा या कन्वर्जन आपको नहीं आएगी, ठीक है। सो इसको याद रखना, 1 ATM इज सेंटीमीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1.103 नो सॉरी 1.013 into 10 raised to the power -5 pascals. So this is 1 ATM. Is that correct? क्या ये सही है? बताओ बताओ। तो यही सही है। तो एक चीज जो हम यहाँ पर बीच में मिस कर गए ना, वो था कि हमने पढ़ा था कि हम ना थ्रस्ट को किलोग्राम फोर्स में भी मेजर करते हैं। सो थ्रस्ट इज किलोग्राम फोर्स, राइट, इसको किलोग्राम फोर्स में भी मेजर किया जाता है। तो अगर मान लो जो आपका थ्रस्ट है उसको किलोग्राम फोर्स में मेजर किया है, तो जब आप यूनिट्स लिखोगे सो दे विल बी एज स्मॉल k होगा, ठीक है, kgf सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर, ओके। तो आई होप ये आपको यूनिट समझ आए हैं। आपको ये याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको याद रखना है, ये वैल्यू याद रखनी है, और ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये तो काफी सिंपल है, ये तो आप कर लोगे। मेजरली जहां पर आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा याद रखने के लिए वो है ये लास्ट वाला पॉइंट, तो इसको ध्यान से समझ लेना और याद रखना, ओके। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चंस। क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने कुछ कन्वर्जन्स भी देखी हैं, हमने अलग अलग यूनिट्स भी पढ़े हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रैक्टिस दीज
दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, तो फॉर्मूला को प्रैक्टिस करने के लिए वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो वील स्टार्ट विद द सिंपल वंस एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डिफिकल्ट वंस। तो पहला सिंपल वाला लेते हैं। सो द फर्स्ट इज अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वेट 80 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि जो वेट हमारे पास आया है, ठीक है, वो कितना है? सो वेट इज इक्वल टू 80 न्यूटन। ठीक है, अब इसका जो बेस एरिया है, बेस का एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस इज 1.6 मीटर स्क्वायर, right, is placed on a surface. So calculate the pressure exerted on the surface. तो यहाँ पर ये जो वेट हमें दिया हुआ है, बेसिकली ये हमारे पास वही थ्रस्ट फोर्स ही है, राइट? तो यहाँ पर देखो हमें प्रेशर निकालना है। तो क्या आपको लगता है कि इजी है? बहुत इजी है। सबसे पहले लिखो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट, या फिर हम इसको फोर्स अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं। सो यूज से थ्रस्ट अपॉन एरिया, ताकि आप गलत ना लिख के आओ डेफिनेशन। ठीक है, ओके। सो इफ यू सी द फोर्स, तो ये न्यूटन में है और ये मीटर स्क्वायर में है, तो दोनों ही कौन से यूनिट्स में है? SI। तो हमें किसी भी तरह की कन्वर्जन की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 80 न्यूटन ओवर 1.6 मीटर स्क्वायर। सो कैन वी सिंप्लीफाई इट? सोचो, करो, करके देखो। So it will be say 80 into 10 over 16 Newton meter square, right? So 16, okay. So it will be 16 5s are 80, so it will be 50 Newton per meter square, per meter square। या फिर आप इसको, क्योंकि इसको हम एक और टर्म लिखते हैं, दैट इज पास्कल। सो यू कैन से द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस इज 50 पास्कल। सिंपल था, ठीक है, समझ आया ना कि बेसिक क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक और बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू लिटिल डिफिकल्ट वंस। ठीक है, सबसे पहले आता है, इफ द प्रेशर ऑफ 50 पास्कल एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द थ्रस्ट। तो देखो इसमें ना थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड इन द सेंस कि पहले तो आप फॉर्मूला लिखोगे, आपने लिख दिया। अब आप लिखो कि हमें ना यहाँ पर गिवन क्या क्या है। इस केस में हमें प्रेशर दिया हुआ है 50 पास्कल, ठीक है, और दूसरा हमें यहाँ पर दिया हुआ है एरिया दैट इज 4 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम दोनों को ही देखें तो दोनों ही हमारे SI यूनिट्स हैं, हमें कोई कन्वर्जन की ज़रूरत है नहीं। तो अब मैं सिंपली इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने वाली हूँ। सो व्हाट इज द प्रेशर? सो प्रेशर इज 50, फोर्स आई हैव टू फाइंड आउट, एंड दिस इज द 4, सो दिस इज अ मीटर स्क्वायर एंड दिस इज पास्कल, राइट? तो अब इस तरफ आके सॉल्व करते हैं। सो फोर्स इज इक्वल टू, ये कहाँ चला जाएगा? दूसरी तरफ न्यूमरेटर में, राइट? सो पास्कल इंटू 4 मीटर स्क्वायर। इज दैट करेक्ट? तो ये कितना हो जाएगा? 50। पास्कल को हम और क्या लिखते हैं? न्यूटन, और इसको हम यहाँ पर मैं मीटर स्क्वायर लिख देती हूँ, 4 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो हमारा फोर्स क्या आ गया? 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 न्यूटन। ये मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करके बता रही हूँ कि वो बच्चे जिनको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में, वो नहीं आएगी। ठीक है, मैंने पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों लिखा? ताकि आपको ये ना लगे कि अचानक से न्यूटन कहाँ पर आ गया, है ना, कहाँ से आ गया हमारे फोर्स या थ्रस्ट के आंसर में, इसका यूनिट कैसे आया। तो हमें पता है कि पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको पास्कल लिखूँ या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखूँ, एक ही बात है। तो मैंने उसको आपको जस्ट समझाने के लिए वहां पर इस यूनिट को ब्रेक किया है। तो आंसर क्या आया? 200 न्यूटन। इज दैट क्लियर? तो यूनिट्स बिल्कुल सेम थे, बस आपको प्रेशर की जगह वहां पर फोर्स को निकालना था या कि थ्रस्ट को निकालना था। सो दैट वाज द आंसर। इज दैट क्लियर? तो अब हम चलते हैं जहां पर थोड़े यूनिट्स गड़बड़ हैं या जहां पर कुछ मल्टीपल चीजों के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। सो लेट्स मूव अहेड। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द थ्रस्ट रिक्वायर्ड टू एक्सर्ट प्रेशर ऑफ 50,000 पास्कल ऑन एन एरिया ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर। तो अगेन सिंपली क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब फोर्स, राइट? हमें दिया क्या है? हमें दिया है प्रेशर P विच इज 50,000 पास्कल। दूसरा हमें दिया है एरिया A दैट इज 0.05 मीटर स्क्वायर,
इज दैट क्लियर? तो फॉर्मूला लिखो, P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो पहले यहीं पर इस बार फॉर्मूला को थोड़ा सा घुमा लेते हैं ताकि सिंपल तरीके से हम वैल्यूज को पुट करें। तो एरिया यहाँ डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमिरेटर। तो मैं F को लेकर आई लेफ्ट हैंड साइड और अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया जिसमें मुझे वैल्यूज को पुट करना है। क्लियर? तो F इज इक्वल टू व्हाट इज दिस प्रेशर? प्रेशर इज 50,000 पास्कल and what is area? It is 0.05 meter square. So I will simplify it like this, correct? So it will be 5 upon 100 meter square. तो 2 से 2 zeros कट करेंगे, 5 5s are 25 and 00, ठीक है? और ये क्या होता है? पास्कल होता है। पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मेरे पास एक न्यूटन है, एक पर मीटर स्क्वायर है और एक मीटर स्क्वायर है, तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? न्यूटन, राइट? तो हमारा फोर्स जो है वो कितना आ गया? इट इज 2500 न्यूटन। सिंपल था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। न्यूमेरिकल्स में कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक अ पर्सनलाइज सेशन इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड। आपको ऐसा लगता है कि ये तो आ गए और करने हैं, सो प्लीज बुक योर क्लास ऑन लर्नो हब स्वयं, ठीक है? भूलना नहीं है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द प्रेशर। हमें प्रेशर को कैलकुलेट करना है इन पास्कल एक्सर्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन एन एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है फोर्स विच इज 300 न्यूटन एंड इट इज सेइंग एक्टिंग नॉर्मली। मतलब हमें क्या दिया गया है? हमें बेसिकली थ्रस्ट दी गई है। यही होता है ना थ्रस्ट का फॉर्मूला, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। देन वी आर provided with the value of area, so it is 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें निकालना है प्रेशर, और वो भी हमें निकालना है SI यूनिट, दैट इज हमें ना वो पास्कल में निकालना है। तो अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पर न्यूटन है और सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो पास्कल होता है, पास्कल इज नॉट न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट? बात समझ आई? तो इसका मतलब है कि हमें पहले यहाँ पर एरिया की जो वैल्यू है ना उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो अब मान लो कि मेरे पास क्या है? मेरे पास है 1 मीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 100 सेंटीमीटर। जहाँ पे सेंटी वर्ड आता है वहाँ 100, जहाँ किलो आता है वहाँ 1000, ठीक है? 2 जीरोस और 3 जीरोस। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे 30 अच्छा, अब मैं यहाँ लिखती हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है, दो साइड्स हम ले रहे हैं। तो इन दिस केस जहाँ पर हम 30 सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो ये 30/100 मीटर्स हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 साइड्स हैं, तो यहाँ पर हम इसको 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जो हमारा एरिया है दैट विल बी 30 डिवाइडेड बाय 100 into 100, so it will be meter square, right? तो क्या होगा? अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? So I can write it as okay, so I can write it as 3 multiplied by how many zeros? 1 2 3। तो मैं इसको ऊपर 10 raised to the power -3 लिख सकती हूँ। तो मेरा एरिया जो है 3 into 10 raised to the power -3 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है? सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। तो अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन या थ्रस्ट अपॉन एरिया की का फॉर्मूला यूज करो। सो थ्रस्ट गिवन टू अस इज 300 न्यूटन एंड द एरिया विच इज गिवन टू अस इज 3 into 10 raised to the power -3 मीटर स्क्वायर। सो इज इट सिंपल टू सॉल्व? इट इज वेरी सिंपल। इसको अच्छे से ब्रेक करो, ठीक है? ये न्यूटन है, और जब यहाँ पर 10 raised to the power -3 डिनोमिनेटर में है, जब मैं इसको न्यूमिरेटर में ले जाऊंगी तो ये जो माइनस की वैल्यू है ये प्लस में हो जाएगी। तो दिस इज नॉट दिस बट दिस इज मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब क्या आएगा मेरे पास? सो दिस विल कम आउट टू बी 100। तो इट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय
3 zeros more, right? So it is Newton per meter square. So I can write it as how many zeros? 1 2 3 4 5. So 10 raised to the power 5 Newton per meter square, और it is 10 raised to the power 5 पास्कल। तो ये आ गए मेरे आंसर्स, ठीक है, हमें पास्कल में पूछा था। तो क्या आपको समझ आया कैसे किया हमने? हमें सबसे पहले अपने ना, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या है, उसके बाद हमें निकालना क्या है, निकालने के बाद जो हमें वैल्यूज दी गई हैं उनके यूनिट्स क्या हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया? इसमें हल्का सा ट्विस्ट था। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, यही ट्विस्ट जो है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा हमने अभी किया बस वैसी ही कन्वर्जन है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट रिक्वायर्ड इन न्यूटन? तो इसका मतलब है कि हमें ना थ्रस्ट निकालना है, राइट? तो एफ निकालना है हमें, और वो भी हमें न्यूटन में निकालना है, तो एसआई यूनिट में निकालना है, ठीक है। नाउ टू प्रोड्यूस अ प्रेशर ऑफ, तो हमें प्रेशर P दिया गया है 26500 पास्कल इन एन एरिया दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बात तो समझ आ गई कि अगर न्यूटन में निकालना है तो पास्कल तो एक सही यूनिट है, लेकिन यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या किया था, 30 था ना, 30 को हमने 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट? यही किया था ना। तो यहाँ पर भी बहुत लंबी कैलकुलेशन ना करते हुए मैं सिंपली यहाँ पर ये लिख रही हूँ। इज दिस करेक्ट? ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये कितना आएगा, 1/100 मीटर स्क्वायर। तो सोचो और सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? क्या अभी छोड़ो, अभी नहीं करते हैं इसको सिंप्लीफाई, ठीक है, अभी इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, वी विल राइट द फॉर्मूला। सो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। व्हाट इज द थ्रस्ट? थ्रस्ट हमें निकालनी है और प्रेशर और एरिया हमें दिया हुआ है। तो मैं इस पूरे फॉर्मूला को मोल्ड करके, ए जो है वो न्यूमिरेटर में चला जाएगा। सो एफ इज इक्वल टू pressure multiplied by area, right? So F is equal to what is pressure? 26500 Pascal multiplied by 1/100 मीटर स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 265, एंड दिस विल बी न्यूटन, राइट? तो आपको समझ आया ना? बस देखो, फॉर्मूला लगाना बहुत ईजी था। प्रॉब्लम कहाँ पर आ सकती है? प्रॉब्लम सिर्फ वहां आएगी जहां पर कन्वर्जन करना है। तो जब भी प्रेशर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज्यादातर जो आपके पास वैल्यू रहेगी ना, वो ऐसा ही होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है लेकिन आंसर जो है वो एसआई में चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करोगे। और याद रखना, जब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हो तो जो वैल्यू दी गई है उसको 2 बार 100 से डिवाइड कर दो। दैट्स इट। Okay, let's move on to our next question. So the question is, a normal force of 100 Newton can produce a pressure of 1 lakh Pascal. Calculate the area in centimeter square on which the force shall act to exert the pressure. तो देखो, हमें ना force, normal force, that is thrust is given to us, it is 100 Newton, right? Pressure is given to us which is 1 lakh Pascal, राइट? अब हमें निकालना है एरिया, एंड दिस एरिया हैज टू बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप फोर्स के या फिर थ्रस्ट और प्रेशर के यूनिट्स देखो तो जो हमारा आंसर आएगा ना वो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो हमने क्या करना है, पहले तो अपना आंसर मीटर स्क्वायर में निकालना है, ठीक है। सिंपल तरीके से करेंगे, राइट? सो इट इज इक्वल टू प्रेशर इज P इज इक्वल टू प्रेशर, P is pressure, pressure is equal to thrust upon area। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें एरिया ही निकालना है। तो पहले तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेकर जाओ जैसे हम हर बार शफलिंग करते थे। सो P मल्टीप्लाइड बाय ए, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो अब इस P को इस तरफ ले आओ तो क्या बन जाएगा, इट विल बी एरिया इज इक्वल टू फोर्स या थ्रस्ट अपॉन प्रेशर, ठीक है। अब हम सिंपल अपनी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज 100 न्यूटन, एंड व्हाट इज द प्रेशर? इट इज 1 लाख पास्कल, राइट? तो अब हमें पता है कि हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आंसर आएगा, 1/1000। अब क्या है, यहाँ पर है, ऊपर क्या था, चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ऊपर था न्यूटन और नीचे था पास्कल। सो पास्कल इज न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन से न्यूटन कट गया, हमारे पास क्या बचा, ये न्यूमिनेटर में जाके सिर्फ मीटर स्क्वायर। सो इट विल बी 1/1000 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमसे आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जब हम मीटर से सेंटीमीटर्स में कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, सोचो, हम 4 जीरोस से डिवाइड कर रहे थे, है ना, 2 बार 100 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर ये याद रखना कि जब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो इस नंबर को 4 जीरो से, मतलब 1 के आगे 4 जीरोस लगानी है, मतलब 2 बार 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। वहां डिवाइड कर रहे थे, यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो क्या आंसर आ रहा है। सो इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज माय एरिया, राइट। सो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। बात क्लियर हो गई। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस यही था कि आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए। अगर कन्वर्जन पता है तो आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ वेट 5 kgf। तो बेसिकली ना ये आपको एक तरह से क्या देके रखी है, ये आपको थ्रस्ट देके रखी है, ठीक है। सो this block has dimensions 5 centimeter into 2 centimeter into 1 centimeter and it is resting on a table। तो मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, मान लो ये मेरा एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद मैं इस ब्लॉक को ऐसे रख दूं, अब थोड़ी देर बाद मैं इस ब्लॉक को ऐसे रख दूं, तो हमें ना इस पूरे ब्लॉक की डायमेंशंस देके रखी हैं 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, राइट। और इसका वेट हमें दे दिया है 5 kgf, किलोग्राम फोर्स, राइट। अब हमें बोला है कि जब हमने इनको 3 डिफरेंट पोजीशंस में रखा है तो उसका जो बेस है ना, उसकी डायमेंशंस क्या हैं। एक ये है 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, दूसरी है 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर और लास्ट है 1 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टेबल इन ईच केस। हर केस में प्रेशर क्या एक्सर्ट हुआ है, क्या लगता है, कैसा क्वेश्चन है। बैठे हो ना मेरे साथ नोटबुक और पेंसिल लेके, अब तो आपको पता है, अब तो हम शुरू से क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, तो ये तो आपको पता ही था, है ना। तो अभी तक कई बच्चे होंगे जिन्होंने सॉल्व भी कर दिया होगा और कई होंगे कि वो सोच रहे होंगे कि मैम आपके साथ साथ करेंगे। तो चलो जो साथ साथ वाले हैं वो भी शुरू हो जाओ। तो देखो बहुत ही सिंपल है, हमें बेसिकली थ्रस्ट दी हुई है 5 kgf, क्लियर। अब है ये जो वॉल्यूम की डायमेंशंस, वॉल्यूम में 3 डायमेंशंस हम लेते हैं, एरिया में कितनी लेते हैं, 2 लेते हैं। तो बस अब ये जो 2 वाली है ना, इनको उठाओ। सबसे पहले फर्स्ट में देखो जो हमें एरिया दिया गया है, दैट इज 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। कर दो इसको मल्टीप्लाई, 5 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल था। तो लगाओ प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो व्हाट इज thrust, it is 5 kgf divided by 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर आया, 0.5 kgf सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। चलो अब दूसरा वाला भी सॉल्व करके देखते हैं। तो दूसरे में भी देखो जो थ्रस्ट है वो तो सेम ही है, दूसरे में जो हमारे पास डायमेंशंस हैं दैट इज 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा एरिया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो थ्रस्ट इज 5 किलोग्राम फोर्स एंड एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट इज 2.5 किलोग्राम फोर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट करेक्ट, बात समझ आ गई है। तो देखो अब बचता है हमारा लास्ट। तो लास्ट इज द थर्ड पार्ट, जहां पर हमें पता है कि जो एरिया है दैट विल बी 1 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। सो इट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लगाओ प्रेशर का फॉर्मूला, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट इज 5 किलोग्राम फोर्स एंड व्हाट इज एरिया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर आया, 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
बात समझ आई? सिंपल था ना? क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा क्वेश्चन है और बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं कि सबको कंपेयर करो किस में सबसे कम प्रेशर लगा है, तो किस में लगा है? उसमें लगा है जिसमें एरिया सबसे ज़्यादा है। तो किस में सबसे ज़्यादा एरिया है? तो करो मल्टीप्लाई, 5 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा एरिया है इस केस में और इस केस में सबसे कम प्रेशर लगा है। तो इसका मतलब है कि अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। बात क्लियर हुई? चलो इसके हम ना डेली लाइफ एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से भी समझ आएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज अ बॉय weighing 60 किलोग्राम फोर्स stands on a platform of dimensions 2.5 centimeter into 0.5 centimeter. What pressure in pascals does he exert? तो देखो जितने भी यूनिट्स हैं ना वो हमारे बिल्कुल भी पास्कल की तरफ इशारा कर नहीं रहे हैं। तो हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है थ्रस्ट दैट इज 60 किलोग्राम फोर्स और हमें दिए हैं डायमेंशंस फॉर एरिया दैट इज 2.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ना कुछ कन्वर्जन्स पढ़ी थी, ठीक है, कुछ वैल्यूज पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच? 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो बेसिकली होता कैसे है कि अगर मैं यहाँ 1 किलोग्राम फोर्स लिख रही हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगी 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं ऐसा लिखूँगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 9.8 लेती हूँ ना तो मेरी कैलकुलेशन बड़ी ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और मुझे यहाँ कहीं लिखा भी नहीं है कि आपको जो ये वैल्यू है वो 9.8 ही लेनी है। ठीक है, तो मैं इस फोर्स की जो वैल्यू है मैं उसको राउंड ऑफ करके आई कैन टेक इट एज 10। तो मैं यहाँ पर 1 किलोग्राम फोर्स को ले लूँगी 10 न्यूटन। ठीक है, तो मुझे कितनी निकालनी है? 60 किलोग्राम फोर्स। तो कितना हो जाएगा? इट विल बी 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 600 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या आ गया? 600 न्यूटन। इस चीज़ को याद रखना, बस ये याद रहेगी ना तो यहाँ पर चाहे कितनी भी डिफिकल्ट वैल्यू हो आप आराम से निकाल पाओगे न्यूटन। ठीक है, अब दूसरा आ गया कि हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर पहले किया था ना, तो अब इंडिविजुअल वैल्यूज को हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं, हम सेंटीमीटर स्क्वायर को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर आ गया, 0.5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में आ गया। अब मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बीच से पॉइंट हटा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पॉइंट हटाना है तो मैंने यहाँ पर 1000 लिख दिया ये। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 125 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 10 रेज टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ इंटू 10 रेज टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूंगी प्रेशर का, सो इट विल बी फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स मेरी न्यूटन में है दैट इज 600 न्यूटन। वहीं पर एरिया जो है वो भी मैं SI में निकाल चुकी हूँ दैट इज 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब क्या करो? अब इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो 600 न्यूटन डिवाइडेड बाय 125 मीटर स्क्वायर इंटू 10 रेज टू द पावर 6। तो करो इनको सिंप्लीफाई। अब कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बची नहीं है। तो इसका आंसर जो है, अब जो भी आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे वो आंसर आएगा पास्कल में, क्योंकि पास्कल क्या होता है? सो पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आंसर? बिल्कुल बताना ही पड़ेगा कि मैम हमने आंसर निकाल दिया है और क्या आंसर आया है, आई वॉन्ट टू नो। ठीक है, तो भूलना नहीं है, पूरा कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना है। Okay, so let's move on to our next question. So let us take up our next question. So the question is, figure shows a brick of weight 2 kgf and dimensions 20 cm into 10 cm into 5 cm placed in 3 different positions on a ground. Find pressure exerted by the brick in each case. तो देखो हमें 3 अलग अलग positions दी हुई हैं। तो अब हमें यहाँ पर thrust भी दिया है that is 2 kgf. ठीक है, so thrust is 2 kgf that is F.
राइट तो अब हमें इन तीनों केसेस में हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर। अब प्रेशर को आप कैसे भी फाइंड आउट करो, आप इसको कन्वर्ट करके पास्कल में कर दो, या फिर आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखो, या फिर आप इसको kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखो, दैट इज ऑल अपॉन यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो थ्रस्ट है, यहाँ पर मैं थ्रस्ट की वैल्यू लिख देती हूँ। सो द थ्रस्ट दैट इज गिवन टू अस is 2 kgf। ओके, तो ये हो गई हमारी तीन अलग अलग मार्किंग लाइन, बहुत टेढ़ी आ रही है बट इट्स ओके। तो एरिया फर्स्ट में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है जो सरफेस के कांटेक्ट में है, तो मतलब 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, so it is 200 centimeter square. So what will be the pressure? It is equal to 200, that is thrust upon area. So it is it is kgf and centimeter square. So what will be the answer? 1/100 kgf centimeter square per centimeter square. So it is 0.01 kgf per centimeter square. सिंपल था, बिल्कुल था। दूसरा करते हैं। तो इस केस में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है जो सरफेस के कांटेक्ट में है, तो देखो एरिया हमें वही उन्हीं दो साइड से मिलेगा, राइट। सो इट इज 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, सो एरिया विल बी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट इज प्रेशर इज इक्वल टू 2 kgf divided by 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इट विल बी 1/25, सो यू कैन राइट इट एट 0.04 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस चेक करते रहना आपका और मेरा सही आ रहा है कि नहीं। अब लास्ट में ये 5 सेंटीमीटर वाली साइड और 20 सेंटीमीटर वाली साइड है, तो यहाँ पर जो एरिया है दैट इज 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, सो इट इज 100 centimeter square. So pressure is equal to 2 kgf, that is thrust upon area, so that is 100 centimeter square. So it will be 1/50। तो अगर मैं इसको सिंपल तरीके से लिखूँ, आई कैन राइट इट एट 0.02 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर हुई? सिंपल था समझना। क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट लग रहा है ना देखने में, उतना है नहीं। तो किसी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चलता है कि डरावने दिखने वाले क्वेश्चंस डरावने होते नहीं है। ठीक है, और अगर आपको मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस करना है, सो बुक योर क्लास ऑन लर्न हब स्वयं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ टुडेज सेशन। कमिंग ऑन टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर is equal to thrust upon area, राइट। तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो थ्रस्ट पे, दूसरा एरिया पे। तो पहली चीज है कि कितना एरिया जो है उस पे थ्रस्ट एक्ट कर रही है, कम एरिया है, ज्यादा एरिया है, एक तो उस पे डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करेगा कि कितनी थ्रस्ट, जो थ्रस्ट हम ले रहे हैं, जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी बड़ा नंबर है, कितना छोटा नंबर है, या कितनी ज्यादा थ्रस्ट लग रही है, कितनी कम थ्रस्ट लग रही है। सो दीज आर द टू थिंग्स ऑन विच द प्रेशर डिपेंड्स। ठीक है, तो प्रेशर जो है इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करता है। सो लेट अस टेक अप सम एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स। So first is the area of surface on which the thrust acts. So this is our first factor, that is area. तो हमने ना लास्ट सेशन में दो एग्जांपल्स पढ़े थे थ्रस्ट के केस में। पहला था कि अगर आप सैंड के ऊपर, बीच के किनारे सैंड के ऊपर खड़े हो ना एक जगह पर, तो आप धीरे धीरे ये रियलाइज करते हो कि आप ना काफी जल्दी से ऐसे सिंक होते जा रहे हो। ठीक है, तो होता क्या है कि जो आपका बॉडी वेट है, जो थ्रस्ट है बेसिकली, वो एक ही जगह पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मान लो ये आप हो और आप ऐसे खड़े हो, तो आपका जो पूरा का पूरा ये थ्रस्ट है ना, वो एक ही जगह पर, या पूरा बॉडी का वेट जो है वो एक सिंगल पॉइंट पे आ रहा है, तो आप ना नीचे की तरफ सिंक करते हो, तो प्रेशर ज्यादा लगता है। दूसरा, अगर आप ऐसे लाई डाउन हो जाते हो, तो इस केस में ना थ्रस्ट तो उतनी ही रहेगी, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द
द एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ऑल्दो आप सिंक होगे लेकिन बहुत कम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो। वैसे ही नेल वाला भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसे अगर आप उल्टा नेल लोगे और हेड की तरफ से उसको नीचे को डालने की कोशिश करोगे, मतलब उसकी टिप पे मारोगे और हेड नीचे की तरफ वुडन ब्लॉक में डालने की कोशिश करोगे, तो ये पेनिट्रेट नहीं होगा या बहुत कम या बहुत एफर्ट से होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप नेल को आप उल्टा कर देते हो और अब उसकी टिप को आप वुडन ब्लॉक के ऊपर रखते हो और उसके हेड पे हैमर से मारते हो, तो ये जो नेल है ये बहुत जल्दी इस वुडन ब्लॉक के अंदर जाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि थ्रस्ट तो वही रही, बस जो एरिया है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस सिर्फ वो चेंज हुआ और उसके चेंज होने से ही हमारा पूरा का पूरा प्रेशर चेंज हो गया। उसके चेंज होने से ही हमारा पूरा का पूरा प्रेशर चेंज हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट इज, हमने क्या किया है, हम यहाँ पर ना वुडन ब्लॉक लेंगे एक, ठीक है। पहले हम इस वुडन ब्लॉक को कुछ ऐसे रखेंगे, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो वेट है दैट इज 10 किलोग्राम फोर्स, राइट। इसकी छोटी वाली साइड है 10 सेंटीमीटर, इसकी ये वाली साइड है 20 सेंटीमीटर और ये वाली जो साइड है दिस इज से 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको सारी साइड्स लग गया पता कितनी है। अब सोचो कि इस पे कितना प्रेशर लगेगा, कितना होगा इस पे, सोचो। तो यहाँ पर सरफेस के ऊपर ये वाली साइड कांटेक्ट में है और ये वाली कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो निकालो यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट तो हमारे पास 10 किलोग्राम फोर्स दी हुई है। एरिया की अगर हम बात करें सो दैट इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/40 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, सो वी कैन राइट इट एज लाइक, सो इट विल बी 0.025 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कभी भी कैलकुलेशन में जल्दबाजी नहीं करनी है, ये दिखाने के लिए कि मुझे आती है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू सॉल्व समथिंग, ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अब दूसरा हम क्या करते हैं कि इसी ब्लॉक को ना थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं और अब हमारी ये दोनों साइड्स जो हैं ये कॉन्टैक्ट में है। तो मतलब ये जो लंबी वाली 40 सेंटीमीटर थी वो इधर आ गई है। आपको लग रहा है ऐसा हमने एक न्यूमेरिकल भी अभी सॉल्व किया है, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल ऐसा ही था। सो दिस इज 20 सेंटीमीटर और ये जो है ये वाली साइड जो है हमारी जो बची है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाली साइड्स जो हैं वो सरफेस के कांटेक्ट में है। सो इट इज 10 किलोग्राम फोर्स डिवाइडेड बाय 20 multiplied by 10 centimeter square. Okay, so it will be 1/20 kilogram force per centimeter square. तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी सोच के बताओ मुझे आंसर। ओके, तो मेरा तो आंसर आ गया है ये। तो अब इस केस में प्रेशर देखो और इस केस में प्रेशर देखो, कौन सी वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू कम है। कब, जब सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में था, जब वो सरफेस एरिया कम था, ठीक है, द एरिया विच वाज इन कांटेक्ट विद द सरफेस, जब एरिया कम था तो प्रेशर कैसा था, प्रेशर ज्यादा था, ठीक है, जैसा यहां पर हुआ। लेकिन जब हमने एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा दिया तो हमारा प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, right? So this is what we were trying to understand from this complete numerical और ये बॉक्स को टेढ़ा और सीधा रखने के मेथड से, राइट। सो आई होप ये जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ है। अब हम जाने वाले हैं अपने नेक्स्ट, ओके, सो लेट अस फर्स्ट कंक्लूड दिस। सो दिस सेज दैट द कंक्लूजन, व्हाट इज आवर कंक्लूजन, सो द कंक्लूजन इज स्मॉलर द एरिया, ठीक है, स्मॉलर द एरिया मोर इज द प्रेशर एक्सर्टेड, लार्जर द एरिया लेस इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सेम थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट सेम है, मतलब P इज इक्वल टू F अपॉन A, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बस चेंज यही हो रहा है। एरिया बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया, एरिया घटाया तो प्रेशर ज्यादा हो गया, दैट्स इट, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ सरफेस। तो क्योंकि वो थ्रस्ट के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है प्रेशर, ठीक है, कैसे करता है वो अभी हम देखते हैं।
सो मैग्नीट्यूड का क्या फर्क पड़ता है? तो मान लो आप खड़े हो, ठीक है, एक अपने घर में ना गद्दे के ऊपर खड़े हो जा रहा, मैट्रेस के ऊपर, बेड के ऊपर, ठीक है। तो जब आप उस मैट्रेस पे खड़े हो, या फिर ना सोफा बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट है इस टेस्ट को करने के लिए। तो अब जो हमारा सोफा होता है ना, सोफा के कुशन के ऊपर खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, और से एक किसी और को, अब जैसे आपका और आपके पापा के वेट में फर्क होगा, तो आप खड़े हो जाओ और अपने पापा को भी दूसरी साइड अपने पापा को खड़े कर दो। तो आप देखोगे कि आपके केस में ना जो गद्दा है ना, जो कुशन है बेसिकली, वो कम क्या हो रहा है, कम नीचे अंदर को झुक रहा है या अंदर को जा रहा है। लेकिन वहीं पर जब आपके पापा सेम ही कुशन पे खड़े हैं, या फिर कुशन पे खड़े हैं, तो वहां पर क्या होगा, जो कुशन है ना वो ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। क्यों फर्क है? फर्क सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका वेट कम है और आपके पापा का वेट ज्यादा है। तो अगर वही बात आ गई, सो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। इफ थ्रस्ट इज मोर, pressure will be more. If thrust is less, pressure will be less. तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये सेम एरिया है, सेम एरिया पे उस इंसान को खड़ा किया है जो एक पतला इंसान है, ठीक है, थिन है। तो इस केस में जो वेट है ना वो कम है, ठीक है, वेट कम है, सो मतलब लेस थ्रस्ट है, तो यहाँ पर प्रेशर भी कम आ रहा है, यहाँ पर पता भी नहीं चल रहा है कि कोई खड़ा है। लेकिन जब हम यहाँ पर किसी फैट इंसान को खड़ा कर दें, और क्योंकि अब इसका वेट जो है वो ज़्यादा है, तो वेट के ज़्यादा होने की वजह से थ्रस्ट ज़्यादा हुई, और थ्रस्ट के ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर भी ज़्यादा हुआ। इज दैट क्लियर? सिंपल था समझना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है तो पूछ जरूर लेना, आपको पता है कहाँ पूछना है, ठीक है। सो लेट अस टेक अप सम डेली लाइफ एग्जांपल्स फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। तो इन डेली लाइफ एग्जांपल्स को भी हम दो कैटेगरीज में समझेंगे। फर्स्ट इज डिक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन प्रेशर। तो जैसे जैसे एरिया कम होगा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो आपने नेल देखी होगी या फिर बोर्ड की एक पिन देखी होगी, तो वो कैसी होती है, इधर हेड होता है और फिर कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, और अगर हम दूसरी तरफ आएँ तो ये वाला एरिया कम होता है। तो होता क्या है यहाँ पर एक्चुअल में? होता ये है कि ये जो टिप है ना, जब हम इस टिप को बोर्ड के साथ के ऊपर प्रेस करते हैं तो ये टिप बहुत अच्छे से डीपली अंदर चली जाती है। वहीं पर अब अगर आप इस बोर्ड की पिन को ट्विस्ट करके देखो और इस हेड की तरफ से इसको अंदर डालने की कोशिश करो, तो ये पिन जो है वो अंदर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है तो पिन जो है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से पिन अंदर चली जा रही है, ठीक है। और इस केस में क्योंकि एरिया ज़्यादा है इसलिए प्रेशर कम बन रहा है, इसलिए वो अंदर नहीं जा रही। दूसरा एग्जाम्पल इज द नाइफ। तो आपने कभी अपनी मम्मा की हेल्प की है, पापा की हेल्प की है किचन में, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप चाकू लो और गलती से आप इस तरफ से ना काटने लग जाओ, सो दिस इज द ब्लंट एंड एंड दिस इज द शार्प एज, ठीक है। तो जब आप ब्लंट साइड से, दिस इज ब्लंट एंड दिस इज शार्पर साइड, ठीक है। तो जब आप ब्लंट साइड से ना मान लो कुछ काटने लग जाते हो, चॉप करने लग जाते हो, तो क्या होता है, वो इजीली चॉप नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप शार्प साइड से उसको कट करने लग जाओ तो वो बहुत इजीली चॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एरिया कम है और प्रेशर ज्यादा बन रहा है उसकी वजह से। क्लियर? अब एक और एग्जाम्पल, जहां पर आप, अगर आप गर्ल हैं या गर्ल नहीं भी हैं तो अपनी मम्मा को, अपने एल्डर सिस्टर्स को या फिर किसी को भी आपने हाई हील शूज़ पहनते हुए देखा होगा। तो दो तरह के होते हैं, एक तो ये होते हैं और इन्हें हम बुलाते हैं वेजेस, और ये होते हैं हाई हील्ड शूज़। तो दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक टिप है, ठीक है, तो वो जो हील की टिप है, और दूसरी तरफ ये पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली ये ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में है, ठीक है, ये जो एरिया है ये ज़्यादा कांटेक्ट में है विद द सरफेस, एंड दिस इन दिस केस द शू इज़ इन कांटेक्ट विद द सरफेस, बट वो जो एरिया है वो बहुत कम है, मतलब एरिया डिक्रीज हो गया है, तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जो भी हाई हील शूज़ पहन के चलते हैं उनके लिए चलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और ये जो हाई हील शूज़ होते हैं, अगर आप मडी जगह पर चलोगे तो आप बिल्कुल ही नहीं चल पाओगे। तो
इनके साथ बैलेंस बनाना, इनके साथ चलना, इवन दे हर्ट मोर, क्योंकि इनमें प्रेशर ज़्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू द फ्लैट शूज़ या वेजेस या फिर फ्लैट जूते चप्पल जो भी होते हैं. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. Next comes is the increase in area, so there will be decrease in pressure. Okay, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम एरिया को बढ़ाते हैं जिसकी वजह से प्रेशर कम हो, राइट. सबसे पहला है, आपने ट्रक्स देखे होंगे. नॉर्मली जो ट्रक्स होते हैं उनमें ये वाले व्हील्स होते हैं और एक यहाँ पर होते हैं, दैट्स इट. लेकिन कुछ बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जो हैवी लोड्स को कैरी करते हैं, आपने देखा होगा उनके पास ना एक्स्ट्रा व्हील्स होते हैं, आगे पीछे काफ़ी सारे, मतलब थोड़े एक्स्ट्रा व्हील्स होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रक्स का काम होता है हैवी लोड्स को ले जाना, राइट. तो अगर इनको हैवी लोड को ले जाना है, तो अगर मान लो बहुत हैवी लोड है तो थ्रस्ट ज़्यादा लगेगी. थ्रस्ट ज़्यादा लगेगी तो जो प्रेशर पड़ रहा है ग्राउंड पे वो बढ़ेगा. जब प्रेशर बढ़ेगा तो इनको चलना मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये स्पीड नहीं बना पाएंगे, राइट. तो इसके लिए ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस है, उसको हम बढ़ा देते हैं. जब ये बढ़ जाता है तो क्या होगा? जब एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया और अब ये ट्रक्स इजीली भागते हुए जा सकते हैं इधर उधर और सामान ड्रॉप कर सकते हैं. दूसरा आता है कैमल. ये क्या है? दिस इज अ कैमल और ये है हमारा हॉर्स, राइट. तो कैमल और हॉर्स के फीट को अगर कभी आपने ध्यान से देखा हो तो आप देखोगे कैमल के फीट ब्रॉड होते हैं और हॉर्स के नैरो होते हैं. अब अगर मैं एक हॉर्स को बोलूँ कि जाओ और जाके डेजर्ट में भागो, तो वो नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि उसके फीट जो है ना वो नैरो हैं. नैरो होने की वजह से वो जैसे ही सैंड के ऊपर खड़ा होगा वो सिंक होता जाएगा इनटू द सैंड. लेकिन कैमल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसके फीट ब्रॉड है. तो जितना ज़्यादा एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, उतना ही कम प्रेशर और उतना ही इजीली कैमल वॉक कर पाता है और हॉर्स नहीं कर पाता है. करेक्ट. नेक्स्ट इज स्कीयर्स. तो आपने देखे होंगे जो स्नो में स्कीइंग करते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने पाँव में कुछ पहनते हैं. क्या? ऐसी बोट जैसी कुछ पहनते हैं, राइट. तो वो ब्रॉड से कुछ शूज़ पहनते हैं, स्की शूज़ पहनते हैं. और उससे क्या होता है? देखो हमारा पाँव मान लो इतना सा है, जब वो हम ब्रॉड स्कीइंग शूज़ पहनेंगे वो इतने होंगे. ये क्या करेगा? स्नो में भी सिंक होने का खतरा रहता है. तो सरफेस, तो एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस बढ़ गया. जब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया और ईजिली वो अपने स्नो गेम्स खेल सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज द आर्मी ट्रक्स, टैंक्स. तो आर्मी टैंक्स आपने देखा होगा कि नॉर्मल व्हील्स नहीं होते, बट ऐसा ना कुछ ऐसा चेन जैसा हमें देखने को मिलता है. सो दिस इज द रीज़न कि क्योंकि ये हैवी भी होते हैं, इनको इधर उधर सैंड में भी इधर उधर काफ़ी मतलब अलग अलग इनके टास्क्स होते हैं. तो उस केस में ताकि एरिया बढ़ जाए और प्रेशर कम हो जाए, हम यहाँ पर जो व्हील्स हैं, जो आर्मी टैंक्स के व्हील्स हैं, वो कुछ ऐसे बनाए जाते हैं, राइट. द नेक्स्ट वन इज द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स. तो आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स होती है ना, उनकी फाउंडेशंस काफ़ी ब्रॉड बनाई जाती हैं. बिल्डिंग ऐसे एक पतली सी ऐसे खड़े नहीं करते हैं. जितनी बड़ी बिल्डिंग उतनी बड़ी फाउंडेशन होती है. क्यों होती है? ताकि जितना एरिया बढ़ गया उतना प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो वो सिंक नहीं होती है बिल्डिंग. ठीक है, वो कोलैप्स नहीं होती है इजीली बिल्डिंग. क्लियर? ओके. द नेक्स्ट वन इज द पोर्टर्स. ठीक है, तो आपने कभी रेलवे स्टेशन पर कोई पोर्टर देखा होगा जो सिर पे सामान लेके जाता है. तो आपने देखा होगा कि वो अपने टॉवल को फोल्ड करते हैं और अपने सिर के लिए हेड कैप सा बनाते हैं और उसके ऊपर सामान लेके जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे हैं. जब ये एरिया बढ़ जाता है जिसके ऊपर हम सामान रख रहे हैं, तो सामान का जो प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर वो कम हो जाता है, प्रेशर डिवाइड हो जाता है. एरिया बढ़ता है तो प्रेशर डिवाइड हो जाता है और वो सारा प्रेशर हमारे हेड पे एकदम से नहीं आता है. ठीक है, ओके. तो अब दूसरा, आप अपने स्कूल बैग्स को देखो तो आपके स्कूल बैग्स के जो स्ट्रैप्स हैं वो ऐसे ब्रॉड होते हैं. किसी के इतने से हैं, किसी के भी होंगे, नहीं होंगे. एक वाटर बॉटल को ही ना, एक पानी से भरी हुई वाटर बॉटल लेना और उसको आधा घंटा अपने शोल्डर पे ऐसे लटका के रखना, आप थक जाओगे. ठीक है, थकोगे चलो हैवी बैग से भी, लेकिन आप थक जाओगे क्योंकि जितना पतला स्ट्रैप होता है, जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है, उतना ही ज़्यादा प्रेशर होता है. इसीलिए स्कूल बैग्स के जो स्ट्रैप होते हैं, शोल्डर स्ट्रैप्स, उनको ब्रॉड बनाया जाता है ताकि एरिया बढ़े और प्रेशर बच्चों पे
कम हो जाए। द नेक्स्ट वन इज द रेलवे ट्रैक्स। तो रेलवे ट्रैक्स में जो ये पूरी लाइन होती है ना, ये जो वुडन स्लीपर्स होते हैं, ये काफ़ी ब्रॉड बनाए जाते हैं ताकि ग्राउंड पे, क्योंकि ट्रेन तो बहुत हैवी होती है, तो ग्राउंड पे ये जो एरिया है, मतलब एरिया बढ़ जाए और जो प्रेशर है ट्रेन का वो कम हो जाए, ताकि ट्रेन जो है वो सिंक ना हो जाए इनटू द ग्राउंड। ठीक है, तो बात समझ आ गई, आपको समझ आ रहे हैं, ये जो वुडन है ना, इनको हम बढ़ा देते हैं। क्लियर, तो जो प्रेशर है वो डिवाइड हो जाता है। क्लियर, तो आई होप ये जो डेली लाइफ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर हुए हैं। कहीं भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और लर्न हब स्वयं पे क्लास बुक कर लेना। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। फर्स्ट इज थ्रस्ट एंड सेकेंड इज प्रेशर। व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट एक फोर्स है, प्रेशर फोर्स नहीं है। ओके, सो इट इज सम टोटल ऑफ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये अगर सरफेस है तो ये जो फोर्स है विच इज कॉल्ड थ्रस्ट, वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है। दूसरा, व्हाट इज प्रेशर? इट इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। सिंपल डेफिनेशंस। थ्रस्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, थ्रस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस एरिया पे ये फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन प्रेशर के केस में एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द नेक्स्ट इज थ्रस्ट की बात करें, क्योंकि ये एक फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन है। वहीं पर प्रेशर जो है इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और हम इसे पास्कल भी लिखते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। बहुत सिंपल है, आ सकता है। This was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you understood. Please practice the numerical problems. कोई भी doubt हो, ask it on Ask Question section or book a class on Learno Hub स्वयं. I'll see you next time with the rest of the topics. Till then you all take care and as you all know, Learno Hub मतलब free है पर best है.